तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी ऑफ एसएचएम। ठीक है, आई होप कि आपने इसको एक बार सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन को आगे देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं बच्चों। यहां पे देखो, कभी भी डीपीपी को सॉल्व करने से पहले आप एक बार एसएचएम के सारे फॉर्मूलों को देख लेना। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं बच्चों। यहां पे कि लिखा हुआ है कि सिंपल पेंडुलम is hung from roof of sufficiently high building and moving freely to and fro। ठीक है, to and fro पेंडुलम है, आगे पीछे जा रहा है तो, और हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो कह रहा है बच्चों यहां पे डेटा देखो कि एक्सेलरेशन जो बॉब का है, जो वो बॉल ऑसिलेट कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है। कब? जब डिस्टेंस आपका कितना है 5 मीटर। 5 मीटर के डिस्टेंस पे जो उसका एक्सेलरेशन है वो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो बच्चों याद करो कि हमें जो पढ़ाया गया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वो जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो एसएचएम के लिए उसको इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ता है ना। A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर साइन के साथ बोलें तो। ठीक है, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मॉड ऑफ A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पे वो आप देख रहे हो 20, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5। तो 20 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 5। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, this is equals to 4. So omega equals to under root 4 and that is equals to 2. तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सिंपल है। टाइम पीरियड के लिए आप क्या करोगे, 2 पाई बाई ओमेगा कर लोगे। सो t इक्वल्स टू 2 पाई, और जहां तक रही बात ओमेगा की, तो ओमेगा की जगह 2 रख दोगे तो ये 2 और 2 जो है आपका कैंसिल हो गया। तो जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, पाई। तो जो टाइम पीरियड होगा बच्चों वो हो जाएगा यहां पे पाई सेकेंड। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी। तो इसको राइट डाउन कर लो। हो गया बच्चों। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल कह रहा है। यहां पे लिखा हुआ है स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, is cut into length of ratio 1:3। जो इस स्प्रिंग को कट किया गया है 1, 2 और 3 के रेशियो में। ठीक है ना, 1, 2 और 3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज k डैश, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन फोर्स कांस्टेंट इज k डबल डैश। तो आपको यहां पे k डैश और k डबल डैश का रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो, आप फिर से याद करो फॉर्मूला, जो हर चीज है, हर क्वेश्चन का एक स्पेशल फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लो, याद करो फॉर्मूला, अगर ये स्प्रिंग है ना, इसकी टोटल लेंथ है L। ध्यान से याद करो फॉर्मूला। अगर इसको आपने 2 पार्ट में बांट दिया, दैट इज L1 और L2। इसको अगर आपने कट कर दिया L1 और L2 में, और मान लो इस पूरे स्प्रिंग का कांस्टेंट था स्प्रिंग कांस्टेंट K, L1 वाले पार्ट का है K1 और L2 वाले पार्ट का है K2। तो फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको कि K1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K अपॉन L1 अपॉन L, है ना, यही फॉर्मूला था। और इसी तरीके से K2 इक्वल्स टू क्या होगा, ओरिजिनल स्प्रिंग का कांस्टेंट अपॉन इसका लेंथ जो कि L2 है, और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ दैट इज L। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है। यहां पे स्प्रिंग को काटा गया 3 हिस्सों में। तो 3 हिस्सों में काटा गया, तो एक काम करते हैं, जो 3 हिस्सों में काटा गया है और रेशियो आपको दिया हुआ है, रेशियो देखो आप दिया हुआ है 1, 2 और 3 का। तो ऐसा करो, टोटल का लेंथ मान लो 6L। कितना मान लेते हैं, 6L। तो ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका 2L
और ये हो गया आपका 3L। इन 3 हिस्सों में इसको हमने कट कर दिया है। अब सिंपल सी बात है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3 और ओरिजिनल स्प्रिंग का है K। ओरिजिनल स्प्रिंग का जो है वो क्या है, K मान लेते हैं। देखो लिखा हुआ है K है ओरिजिनल स्प्रिंग का। तो ओरिजिनल स्प्रिंग का K है, तो सबसे पहले बच्चों K1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो K1 इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया हमने कि K डिवाइडेड बाई इसकी लंबाई दैट इज L, है ना, तो लिखेंगे L और टोटल लंबाई, टोटल लेंथ कितना है 6L, तो ये देखो ये हो जाएगा 6K के बराबर। ओके, इसी तरीके से K2 की बात करोगे तो K2 की बात करोगे तो K2 पार्ट का लेंथ कितना है 2L, तो K अपॉन 2L अपॉन 6L, तो ये ऊपर चला गया आपका, तो ये हो गया आपका 3K। और ऐसे ही बच्चों अगर K3 की बात करेंगे तो K3 की बात करेंगे तो यहां देखो क्या होगा, फिर यहां पे K अपॉन 3L अपॉन 6L और ये हो जाएगा आपका 2K। क्लियर है? तो इस तरीके से K1, K2 और K3 ये तीनों का आपने देखा 6K, 3K और 2K। आ रही है बात समझ में? अब क्या बोल क्या रहा है, जो ये पार्ट कटे हुए हैं इनको पहले तो उसने जोड़ा, आपको देखो पहले तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, तो पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो टूटा तीनों पार्ट उसको सीरीज में जोड़ा। तो भाई सीरीज में जोड़ने का तो मतलब है कि पहले काटा और फिर आपने जोड़ दिया, तो फिर तो वो वापस वो ओरिजिनल स्प्रिंग ही बन जाएगा। तो ओरिजिनल स्प्रिंग का तो स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो उसका इक्विवेलेंट आपका K डैश ही रहेगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि हम कह सकते हैं K डैश जो है आपका वो हो जाएगा K के बराबर। क्यों भाई? तो आपने इसको कट किया और वापस फिर जोड़ दिया तो कोई फर्क, सीरीज का मतलब याद है ना, सीरीज का मतलब क्या है, सबको एक साथ इस तरीके से अटैच कर देना, तो K डैश की वैल्यू K आ जाएगी। और जहां तक रही बात पैरेलल में, तो आपको पैरेलल में पता है कि पैरेलल में इनको सीधा ऐड कर देना होता है ना, पैरेलल में सीधा ऐड कर देना होता है। तो देखो 6, जैसे पैरेलल कहने का मतलब है कि 6K, 3K और 2K ये सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 11K। तो अब आपको रेशियो पूछ रहा है, सो K डैश अपॉन K डबल डैश इक्वल्स टू K अपॉन 11K एंड फाइनली 1/11, सॉरी 1/11, तो 1:11 ये निकल के आया। क्लियर है ना? तो इसको राइट डाउन करो और आप पैरेलल और सीरीज वाला याद रखना, वो हमेशा पैरेलल और सीरीज में याद करो। कैसे था कि जब मान लो स्प्रिंग ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, स्प्रिंग ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, जैसे मान लो एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तो ये सीरीज था आपका, है ना, इसको सीरीज बोलते हैं। और इस केस में याद करो K इक्विवेलेंट होता था 1/K1 प्लस 1/K2। और अगर यही पैरेलल में होगा तो पैरेलल में ये ऐसे होगा, पैरेलल में ये ऐसे होगा, दैट इज K1 K2, तो K इक्विवेलेंट जो होगा K1 प्लस K2 के इक्वल होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। अब इसमें देखो आप जरा ध्यान से, लिखा हुआ है ए पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन with amplitude of 3 centimeter. When particle is 2 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to acceleration. Then its time period. देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो v इक्वल्स टू अपने को याद होगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक है। और तुम जानते हो बच्चों कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो हम चाहे तो यहाँ पे v की जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स रख के और यहाँ पे से ओमेगा निकाल लेंगे। तो यही हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्लानिंग आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने को पता है कि v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला सब याद होना चाहिए बच्चों।
और दूसरा यहाँ पे इस स्पेशल केस में दिया हुआ है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। क्लियर? और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हम लोग को पता होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो चलो इसको यहां पुट कर दो। सो v के जगह ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से क्या करोगे, ओमेगा से एक ओमेगा को कैंसिल कर दो। अब सीधी सी बात है, ओमेगा इंटू एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू कैसे आएगी, तो एम्पलीट्यूड 3 है और x की वैल्यू कितनी है 2। तो बच्चों यहाँ पे a के जगह 3 का स्क्वायर करोगे तो वो 9 होगा, ये आप 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 होगा, है ना। और इधर आपका x जो है वो 2 ओमेगा है ना, x को 2 रखोगे, इसलिए ओमेगा इक्वल्स टू आपका अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसके बाद टाइम पीरियड निकालना तो बहुत आसान काम है। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो बच्चों यहाँ से 2 पाई और जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह अंडर रूट 5 अपॉन 2 कर दोगे, 2 ऊपर चला गया, दिस इज 4 पाई अपॉन अंडर रूट 5। तो टाइम पीरियड आपका निकल के आ गया 4 पाई अपॉन अंडर रूट 5। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, 4 पाई अंडर रूट 5। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा बच्चों तो क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें लिखा हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ ए स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको अटैच किया गया है लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग से। द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास, when the mass is slightly pulled down and released, it oscillates with time period of 3 seconds. When the mass is increased by 1 kg, its time period oscillate become 5 seconds. The value of m in kg. बच्चों ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि ये एक स्प्रिंग है और उसके साथ ये ब्लॉक हैंग कर रहा है। तो इसका मास m है और ये k। तो इस सिस्टम का भी हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था और इसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकल के आया था बच्चों, वो आया था 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। क्लियर है? तो टाइम पीरियड मास पे और k पे डिपेंड करता है। अब देखो, जब पहले आपका मास था, आपका कितना मास नहीं दिया है, मास नहीं दिया, ये 3 दे दिया है, मास m है और लोअर एंड पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि इट ऑसिलेट्स विथ टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड व्हेन द मास m इज इंक्रीज बाय, तो हो गया, अब ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, पहले आपका मास m मान लेते हैं, तो टाइम कितना है 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड इक्वल्स टू 2 पाई इक्वल्स टू अंडर रूट m बाई k। फिर क्या किया कि मास में 1 kg से इंक्रीज कर दिया मास को, तो अब ये हो गया m प्लस 1 अपॉन k। तो पूछता है m की वैल्यू, तो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन तो अपना ये आ रहा है 1 और दूसरा इक्वेशन आ रहा है ये 2। क्लियर है? तो अब यहां से हम लोग एक सिंपल काम ये कर सकते हैं बच्चों कि आप इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, 1 को स्क्वायर करो, 2 को स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। तो 1 को स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9 4 पाई स्क्वायर, और जो अंडर रूट है वो अंडर रूट खत्म हो गया। तो अंडर रूट खत्म हो गया तो ये हो गया m बाई के, और ये हो जाएगा 25 अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन m प्लस 1 अपॉन k। अब यहाँ पे देखो, k से k कैंसिल हो गया, 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9m प्लस 9 और ये हो जाएगा बच्चों 25m। ओके, इसे उधर भेज दो। तो 9 इक्वल्स टू 16m, सो m इक्वल्स टू 9 अपॉन 16 kg। तो जो मास है वो आपका 9 अपॉन 16 kg आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर
डी में दिया हुआ है। तो आई होप कि इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो राइट डाउन कर लो। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 में क्या है, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा है और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है। तो पूछता है टाइम पीरियड। तो बच्चों इसको तो बहुत आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप याद करो वी मैक्स का फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था वो था ओमेगा इंटू ए, और ए मैक्स का जो फॉर्मूला था बच्चों वो था ओमेगा स्क्वायर्ड ए। क्लियर। अब अगर इन दोनों को अगर आपने डिवाइड किया तो जैसे कि देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा है और मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है। तो अगर आपने इसको डिवाइड किया, ए की जगह आप अल्फा लिख दोगे तो अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वी की जगह बीटा रख दो और डिवाइडेड बाई ओमेगा ए। बात समझ में आ रही है। ए की जगह अल्फा रखा और बाकी ये रख दिया, वी की जगह बीटा से इसको डिवाइड किया तो इससे भी इधर डिवाइड करोगे, ए कैंसिल हो गया तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, एक उसका पावर कैंसिल हुआ, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आया बच्चों, अल्फा अपॉन बीटा। ये ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई, और एक बार जब ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई और ओमेगा है आपका क्या, अल्फा बाई बीटा। तो इसको डिवाइड करेंगे, देखो ओमेगा कितना निकल के आया, अल्फा बाई बीटा, तो बीटा ऊपर चला जाएगा तो बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, तो 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। दिस इज द राइट आंसर जो कि आपका बी में निकल के आ रहा है। ठीक है ना। तो कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, आपसे सॉल्व हो गया होगा ये। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहां लिखा हुआ है ए पार्टिकल ऑफ मास m oscillates along x axis according to equation x equals to a sin omega t. The nature of graph between momentum and displacement of the particle is. अब हालांकि इस इक्वेशन से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की। तो देखो कैसे दिमाग लगाएंगे। पहले तो आपको इक्वेशन बनाना होगा, ये आपका 6th नंबर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद करो एक इक्वेशन हम लोग के पास क्या था, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहीं से काम हम लोग करेंगे। अब एक काम करते हैं हम लोग, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा mv और ये हो जाएगा m ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। तो ये m इंटू वी को हम लोग मोमेंटम लिख सकते हैं, दिस इज m ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों हम लोग, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो सबसे पहली बात है कि अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे, जैसे देखो x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो p जो होगा x की वैल्यू 0 रखने पे p इक्वल्स टू हो जाएगा m ओमेगा इंटू ए, यानी यहाँ पे होगा ये p ले लो इस पे और इस पे x ले लो। तो जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे, देखो सब्ट्रैक्शन में है या माइनस लगा हुआ है तो मोमेंटम तो घटेगा। यहाँ से ग्राफ शुरू करेंगे और ये आपका इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा m ओमेगा a पे, और यहाँ के बाद ये मोमेंटम समझते हो ना, मास इंटू वेलोसिटी को ही तो मोमेंटम बोलेंगे। और उसके बाद इसका ग्राफ क्या होगा, नीचे आएगा। और अगर इसका स्लोप निकालोगे तो ये स्लोप नेगेटिव और वेरिएबल ही आएगा। तो बच्चों इस केस में ये जो स्लोप आएगा कुछ ऐसा आएगा, है ना, ये स्लोप कुछ ऐसा आएगा। आ रही है बात समझ में। तो ये स्लोप ऐसा आएगा, मतलब कि वेरिएबल स्लोप आएगा। वेरिएबल स्लोप में अगर हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हो। आपको स्लोप के लिए कुछ नहीं करना है, स्लोप के लिए क्या करना है, dp बाई dx का इंटीग्रेशन करो, विच इज़ नॉट नीडेड। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि पक्की बात है स्क्वायर्ड है तो आपका जो इक्वेशन में स्लोप में x आना ही आना है, तो स्लोप वेरिएबल होगा तो स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता है। तो बच्चों अब इसके हिसाब से देखें तो सर्कल तो कैंसिल ही है, एलिप्स कैंसिल है, स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हाइपरबोला। तो बी इज द राइट आंसर। इसे राइट डाउन कर लो।
अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि एक पार्टिकल जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से दिया गया है, x इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी। तो बोल रहा है कि इस पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि जरा दिमाग लगाओ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक फॉर्मूला क्या था। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो तो हम लोग इसको सिंपल हार्मोनिक बोलेंगे। साइन का पावर नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात ना। पावर नहीं होने से क्या होगा कि y का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों आएगा। अगर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा फिर तो वो हमेशा प्लस ही देगा, और अगर ये स्क्वायर हटा के देखें तो हमेशा आपको प्लस माइनस दोनों आ सकता है। तो इसलिए अगर ये लिखा हुआ है तो इस फॉर्मेट में तो इसको हम लोग SHM बोलेंगे नहीं, तो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी। तो जैसा कि देख सकते हो कि आखिर कोई उपाय लग सकता है क्या। तो इक्वेशन क्या है अपना, x इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी। तो बच्चों इसको हम लोग चाहें तो फटाफट लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी को 1 माइनस, याद करो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ट्रिगो में अपने को पता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो आप इसे तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे इसमें। सो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा a बाई 2 माइनस a बाई 2। देखो a को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको भी दे दो और 2 नीचे इसके भी डाल दो। नहीं समझे बात को, a यहाँ इसमें ही मल्टीप्लाई हुआ, इसमें ही मल्टीप्लाई हुआ और ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हो गया आपका cos 2 ओमेगा टी। अब देखो, अब इस इक्वेशन को देखो, अब ये SHM जैसा लग रहा है। परफेक्ट SHM में कन्वर्ट करना है तो और करते हैं एक उपाय, x इक्वल्स टू ए बाई 2 माइनस ए बाई 2, और cos को तो हम लोग साइन में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। cos थीटा को तो साइन में लिख ही सकते हैं हम लोग, सीधा लिख देंगे साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब ये देखो ये SHM का इक्वेशन आ गया, लेकिन फिर आपको एक ना कन्फ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे। हालांकि इससे काम मेरा चल जाएगा लेकिन मैं फिर भी आपको एक्स्ट्रा समझाता हूँ। जैसे आपने ये सोचा कि x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी आए या x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी आए, तब जाके आप उसको SHM बोलोगे, यानी आगे कुछ ऐड नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल जहाँ पे ऑसिलेट हो रहा है उस मीन पोजीशन को ही x इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, 0। इसके बाद इधर जो भी जाएगा तो उसका पोजीशन ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जब कभी ऐसा हो लिखा हुआ, देखो बस आपको थोड़ा याद रखना है, जब कभी ऐसा कुछ ऐड किया हुआ हो तो इसका मतलब आप ये समझोगे कि जो मीन पोजीशन है वहां पे आपने ओरिजिन नहीं माना है। तो अगर ओरिजिन नहीं मानोगे, जैसे मान लो ओरिजिन आपने यहां मान लिया, ठीक है, और यहां से ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो अगर ये मीन पे भी है तो उस समय भी इसका पोजीशन 4 होगा। तो इसके लिए इक्वेशन लिखाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस ए साइन ओमेगा टी। आ रही है बात समझ में। तो अगर इसके आगे कुछ प्लस या माइनस लिखा हुआ हो ना, तो इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पे आपने ओरिजिन अज्यूम नहीं किया है। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये इसका मतलब हो गया कि मीन पे ओरिजिन नहीं है, कहीं और है। लेकिन आपको तो मतलब है कि ये जो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, SHM मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट फ्लक्चुएट करे। तो जो साइन का कॉफिशिएंट है यही एम्पलीट्यूड हुआ इसका, तो इसका एम्पलीट्यूड हुआ a बाई 2। याद रखेंगे, यहाँ के हिसाब से a मत बोल देना, क्योंकि इस फॉर्म में तो ये आपका SHM कर ही नहीं रहा है। SHM तभी मानेंगे जब इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ कॉफिशिएंट कितना है, a बाई 2। तो हमारा एम्पलीट्यूड हो गया a बाई 2, और टाइम का जो कॉफिशिएंट है वो ओमेगा का रोल प्ले कर रहा है। तो ओमेगा का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2 ओमेगा। ये नहीं, यहाँ ओमेगा नहीं, हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 ओमेगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, a बाई 2। कोई पूछे ये क्या है तो कहना कि मीन पोजीशन जो है वहाँ पे ओरिजिन हमने नहीं माना। अब उसके हिसाब से देखो, एक बात है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है, और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई
बाई ओमेगा, लेकिन ओमेगा की जगह आप क्या लिखोगे, 2 ओमेगा, तो 2 2 कैंसिल, तो पाई बाई ओमेगा इसके लिए क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये एक एसएचएम होगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा बाई पाई, है ना, यही है ना। अच्छा ये तो मैंने टाइम पीरियड निकाल दिया ना, उल्टा हो गया। फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बाई 2 पाई, तो यहाँ ओमेगा भी 2 पाई है, 2 ओमेगा बाई 2 पाई, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो होगा इसमें आपका ये 2 और 2 कैंसिल, तो ओमेगा बाई पाई। आई बात समझ में। तो देखो बस इस चीज को आप समझना, तो 2 चीज याद रखना है तुमको। एक तो साइन स्क्वायर रहने पे तो एसएचएम बोलोगे नहीं, उसको क्या करना है, किसी तरीके से इस नॉर्मल फॉर्मेट में डालो, ये पावर हटेगा, यहाँ चाहे cos 2 ओमेगा 2 हो, ओमेगा टी हो या cos 3 ओमेगा टी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पावर नहीं होना चाहिए। अब इससे ये आपका सिंपल cos के एक पावर 1 में तो कन्वर्ट हो गया। अब ये एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं ये देखते हैं। तो बच्चों ये cos है, तो cos को तो तुरंत साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये तो फ्लक्चुएटिंग है। ये अगर डिस्टर्ब करे तो इसके लिए मैंने उपाय बताया कि ये जो इसके आगे समथिंग ऐड हो जाता है या सब्ट्रैक्ट होता है, तो वो आप मान के चलना कि वो है क्या, तो वो है आपका यहाँ पे कि आपने ओरिजिन को मीन पोजीशन पे नहीं माना है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसके रहने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना है। दूसरी बात है, जो कॉस या साइन का कॉफिशिएंट होगा वही एम्पलीट्यूड होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, अगर पूछता तो एम्पलीट्यूड हम लोग बोलते a/2। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, ये बार बार पूछता है एग्जाम में। और टाइम का जो कॉफिशिएंट होगा, टाइम की जो कॉफिशिएंट होगी वो यहाँ पे 2 ओमेगा हो चुका है। तो बच्चों अगर ये 2 ओमेगा है तो ये 2 ओमेगा ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रोल प्ले करेगा। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो ओमेगा होता है अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा की जगह 2 ओमेगा रखोगे अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा बाई पाई। तो इस तरीके से आंसर आपका जो सही होगा ए सही होगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज t। ठीक है, एक स्प्रिंग है और जिसका आपका उसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास m है और टाइम पीरियड जो आ रहा है t आ रहा है। अब क्या बोल रहा है कि एक और मास उसमें ऐड कर दिया जाता है along with it। देखो along with it का मतलब क्या हुआ कि एक मास और आपने ऐड कर दिया। तो क्या हुआ कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी नाउ। तो ऑसिलेशन की पीरियड क्या हो जाएगी, तो बहुत सिंपल है बच्चों। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, यही होता है ना, मास अपॉन के। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही होता है। अब क्या कर रहा है कि पहले t था जब मास क्या था आपका m, अब एक मास और ऐड कर दिया गया, तो एक मास और ऐड कर दिया गया t डैश, मतलब वो भी आपका m मास ही है, तो ये हो जाएगा m प्लस m अपॉन के। तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट 2m बाई के। तो तुम देख सकते हो दोनों को कंपेयर करोगे तो टाइम पीरियड जो है बच्चों वो √2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। जो टाइम पीरियड है वो √2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी √2t। ये बहुत सिंपल था, आपको कुछ नहीं करना था। एक आपका मास पहले m था स्प्रिंग के साथ लगा हुआ, आपने एक और मास ऐड कर दिया तो टाइम पीरियड हो गया √2t। तो ये आई थिंक कि आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसको राइट डाउन कर लो। चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इक्वल टू 0 विथ एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t। ठीक है, द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x इक्वल टू a/2 विल बी। ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड कितना है a, ठीक है, टाइम पीरियड कितना है t, और पूछ रहा द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x इक्वल टू a/2, यानी एम्पलीट्यूड के हाफ पे उसकी स्पीड क्या होगी।
तो बच्चों एक बात समझो, सबसे पहली बात कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो फॉर्मूला हमने ये सीखा हुआ है पहले से, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है वो क्या दी गई है, आप वेलोसिटी ही निकालना है अपने को। ठीक है, तो ओमेगा की जगह ओमेगा रहने दो, एम्पलीट्यूड को ए मान रहा है इसने, तो ए स्क्वायर कर लेते हैं। देखो एम्पलीट्यूड को ए बोल रहा है, ए बोल रहा है, और किसी समय डिस्टेंस क्या है, ए बाई टू, तो ए बाई टू का स्क्वायर हो गया बच्चों, तो ये ओमेगा हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई 4, तो ऑटोमेटिकली ओमेगा जो हो गया आपका रूट 3a स्क्वायर बाई 4, तो ओमेगा आपका हो गया a बाई 2 इंटू रूट 3। अब जरा सोचो कि ओमेगा कैसे निकालें। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड t इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है टाइम पीरियड t, तो t की वैल्यू पुट कर दो तो आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो v इक्वल्स टू आप ओमेगा की जगह क्या लिख दोगे, 2 पाई बाई टी इंटू, ठीक है, ओमेगा इंटू a बाई 2 इंटू रूट 3। तो बच्चों यहाँ से ये ऑल टुगेदर सबको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, और ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख दिए, 2 पाई बाई टी, तो ये हो गया आपका पाई रूट 3a बाई टी। दिस इज द स्पीड। ये इसकी क्या हो गई बच्चों, स्पीड हो गई, जो कि आप देख सकते हो किसी चॉइस में दिया हुआ होगा, एंड दैट इज चॉइस सी में। तो पाई रूट 3a बाई टी विच इज गिवन इन दिस चॉइस, तो सी इज द राइट आंसर। इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है, कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाय 2 डिफरेंट स्प्रिंग्स इन सक्सेसिव ऑर्डर, देन द टाइम पीरियड इज t1 एंड t2 respectively. If it is connected by both springs as shown in figure, then time period is t0. The correct relation is। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बात समझो हमारी, कि ये 2 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं K1 और K2, और वो इस ब्लॉक के साथ लगा हुआ है, जो ब्लॉक जिसका मास क्या है m। ये हालांकि दोनों जब एक साथ लगाए गए हैं तब की बात है। ऐसे इंडिविजुअली क्या किया गया है, पहले इस ब्लॉक को एक स्प्रिंग K1 के साथ अटैच किया गया और तब ऑसिलेट करवाया गया, तो टाइम पीरियड क्या निकल के आया, t1। फिर इसको इसी ब्लॉक को अकेला K2 के साथ कनेक्ट करके ऑसिलेट करवाया गया, तो टाइम पीरियड क्या आया, t2। और फिर जब दोनों साथ लग गए यानी K1 K2, तो जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है वो आ रहा है t0। तो पूछ रहा है कि करेक्ट रिलेशन बताओ t1 t2 और t0 के बीच में। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? जब अकेला स्प्रिंग K1 था तो टाइम पीरियड t1 पैदा कर रहा था, जब अकेला स्प्रिंग K2 था तो टाइम पीरियड t2 पैदा कर रहा था। अगर दोनों को जो दिए गए डायग्राम है इसके हिसाब से यानी पैरेलल, ये कनेक्शन जो है ये क्या है, पैरेलल, तो जो टाइम पीरियड आ रहा है t0, तो आपको t1 t2 और t0 में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं करना अपने को। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहली बात है t1 जबकि K1 का आपने यूज किया, तो टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला तुम जानते हो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, है ना। तो जब टाइम पीरियड t1 की बात आएगी तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1, क्लियर। और दूसरी बात t2 दैट इज 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K2, ये t2 की बात आई। जब इन दोनों को ऐड किया गया तो t0 आया, दैट इज 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट, है ना। जब दोनों को यूज करोगे तो उस केस में स्प्रिंग का क्या निकालोगे, k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो सीधी सी बात है, पैरेलल में अगर तुम इसको अटैच किए हो तो k इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका K1 प्लस K2,
पैरेलल में। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने को पता है, जस्ट आपको क्या कर देना होता है, दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड कर देना होता है। तो ऑटोमेटिकली दिस इज 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k1 अपॉन k2। तो ये आपका निकल के आ गया T0। अब देखो सीधी सी बात है, सीधी सी क्या बात है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं T1, T2 और T0, इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो एक काम करो बच्चों, एक काम करते हैं हम लोग, T0 इज इक्वल टू, ठीक है, T0 इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, अगर इसको रिवर्स करके लिखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन T0 और स्क्वायर कर दो, पहले तो रिवर्स करो, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई और अंडर रूट k1 प्लस k2 बाई m लिख सकते हैं। अब इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन T0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एंड दिस इज k1 प्लस k2 अपॉन m। आ रही है बात समझ में? अब T0 स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा T0 टू द पावर -2, है ना, ऊपर जाएगा तो -2, और यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, m को बाहर निकाल दो, 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू k1 प्लस k2। अब k1 और k2 की जगह क्या लिख सकते हो? तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर देखो इस इक्वेशन को, अगर इनको दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, है ना। तो k1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग 4 पाई स्क्वायर m बाई T1। तो यहाँ पे जरा इसको मैं साइड कर दूँ इधर, ये रहा, ठीक है। तो T0 टू द पावर -2 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और k1 के जगह देखो क्या लिख सकते हैं, k1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं, k1 की जगह क्या लिख सकते हैं, दो तरफ स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है, और T1 नीचे आ जाएगा। तो देखो ये क्या आएगा, ये m तो छूट गया ना, ये m एक यहाँ भी रहेगा, ये वाला m देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बहुत आराम से, दैट इज 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T1 का स्क्वायर, और k2 की जगह इसको स्क्वायर कर दोगे, तो इसको स्क्वायर कर दोगे तो k2 बराबर लिख सकते हो तुम 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T2 का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से देखो बच्चों, बहुत आराम से 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m कैंसिल हो गया, तो इसको ऊपर भेज दो, इसको भी ऊपर भेज दो, तो T0 टू द पावर -2 इक्वल्स टू T1 का पावर -2 प्लस T2 का पावर -2। तो ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। तो T0, T1, T2 के बीच जो रिलेशन आ रहा है बच्चों, तो T0 का पावर -2 इक्वल्स टू T1 का पावर -2 प्लस T2 का पावर -2। तो इस फॉर्मेट में भी आंसर दिया हुआ है, तो हम लोगों ने पहले ही उसको सोच लिया था कि जिस फॉर्मेट में है उसमें इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं, टू सिंपल पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली आर गिवन स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन एट सेम टाइम। ठीक है, दो पेंडुलम है, एक का लेंथ 5 मीटर है और दूसरे का लेंथ 20 मीटर है, और उन दोनों को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। दे विल अगेन इन फेज व्हेन द पेंडुलम ऑफ शॉर्टर लेंथ हैज कंप्लीटेड डैश नंबर ऑफ ऑसिलेशन। बच्चों ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात देखो कि यहाँ पे दो पेंडुलम यूज किया जा रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। मान लेते हैं ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। सबसे पहली बात ये कि एक आपका पेंडुलम है जिसकी लेंथ है L1,
5 मीटर, छोटा पेंडुलम। और दूसरा पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो दी गई है L2 जो कि 20 मीटर, और ये L1 है 5 मीटर, और दोनों मीन पोजीशन से ही मूव करना शुरू करता है। एक साथ दोनों को सेम फेज में मूव करवाया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अब मीन पोजीशन से भेज रहे हो तो देखो इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे x1 इक्वल्स टू, मान लो इसका एम्पलीट्यूड a1 है, साइन ओमेगा 1 इंटू टी, है ना। और इसके लिए इक्वेशन लिखोगे x2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा 2 इंटू टी। पहली बात है, हो सकता है दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो। दूसरी बात है कि दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अलग अलग होगी, क्योंकि आपको याद होगा थ्योरी पढ़ते समय कि ओमेगा की जो वैल्यू निकल के आती थी बच्चों, ओमेगा जो होता था हमारा यहाँ पे, ओमेगा क्या होता था, तो ओमेगा बहुत सिंपल है, ओमेगा होता था अंडर रूट जी बाई एल। ओमेगा तो यही होता। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल होता है, तो इसके केस में ये L1 हो जाएगा, इसको W1 ओमेगा 1 कर दो, और जहां तक इसकी बात है ये हो जाएगा ओमेगा 2 इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन L2। अब देखो इन दोनों का जो ओमेगा है वो डिफर कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि ये जो साइन का एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेज। ये भी क्या हो गया आपका, फेज, ठीक। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आखिर वो दोनों जो है सेम फेज में कब होंगे, तो देखो अगर ओमेगा 1t इसका फेज है, ओमेगा 2t इसका फेज है, तो t इक्वल्स टू 0 पे इसका फेज हो जाएगा φ1 0, और t इक्वल टू 0 पे इसका भी जो फेज होगा φ2 वो भी हो जाएगा 0। जबकि दोनों का ओमेगा अलग अलग है, लेकिन बावजूद इसके t इक्वल टू 0 रखोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही हो जाएगा। तो इनिशियली दोनों का फेज क्या होगा, सेम। लेकिन अब जैसे ही टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ही टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो इन दोनों का फेज डिफर करेगा, क्योंकि इसके t को मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा 1 से, इसके t को मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा 2 से, और ये फेज डिफरेंस इनका बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, जैसा कि तुम देख सकते हो कि चूंकि इसकी लेंथ छोटी है तो ऑटोमेटिकली W1 ग्रेटर होगा W2 से, यानी सॉरी W ओमेगा बोलना सही रहेगा, ओमेगा 1 ग्रेटर होगा ओमेगा 2 से। तो ये छोटा वाला फेज में आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अगर ओमेगा 1 बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ओमेगा 1 इंटू टी हमेशा बड़ा होगा किससे, ओमेगा 2 इंटू टी से। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी इसका फेज ज्यादा होता जाएगा, इसका भी फेज बढ़ेगा, लेकिन बीच का गैप बढ़ता जाएगा। फिर बच्चों सोचो कि अगर इनके बीच का फेज डिफरेंस इतना हो जाए कि उसका डिफरेंस, यानी ये जो आखिर ये है तो एंगल ही, अगर ये एंगल आपका 2 पाई के बराबर आ जाए तो देखने में ऐसा फील होगा कि कोई डिफरेंस नहीं है। देखो मैं इसको एक एग्जांपल से भी आपको समझाता हूं, पहले इसको आप इतना राइट डाउन करो, जल्दी से राइट डाउन करो। कर लिया आपने, चलो अब मैं आपको यह समझाता हूं क्या हो क्या रहा है। जैसे मान लो कि अगर दो आदमी है, एक सिंपल एग्जांपल से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको इतना कॉन्सेप्ट से अपने को सीखना है। तो मान लो अगर दो आदमी है, एक आदमी जो है वो है 1 और दूसरा आदमी है 2। अब ये दोनों दौड़ लगाए एक ग्राउंड का चक्कर करने के लिए। 1 जो है वो फास्ट चल रहा है, 2 स्लो चल रहा है। तो होगा क्या, कुछ देर के बाद की स्थिति ये होगी कि जो आपका जो है 2 आपका मान लो दौड़ के यहां पहुंचा है, ठीक है ना, इस क्लॉक में सब दौड़ रहा है, और 1 इससे बहुत आगे निकल चुका है। तो अब आप खुद सोचो कि पहले ये दोनों साथ थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 2 जो है वो स्लो चल रहा है, 1 फास्ट चल रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो हो सकता है कि एक समय ऐसा आए कि ये डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाए कि मान लो कि 2 आपका यहां पहुंचे, 2 आपका यहां पहुंचे, 2 यहां से चल के यहां पहुंचे और 1 पूरा घूम के वहां तक पहुंच जाए। तो देखने में लगेगा कि ये दोनों फिर से सेम फेज में आ गए। बात समझो, यहां पे दोनों साथ चले लेकिन 1 फास्ट चल रहा है, 2 स्लो चल रहा है ना।
तो 2 स्लो चल रहा है, तो 2 जब तक यहां पे आया तब तक ये 1 एक चक्कर काट के वहां पहुंच जाए तो देखने वाले को तो फिर लगेगा कि 1 और 2 एक साथ हो गए। बात समझ में आ रही है ना कि 2 अभी यहां पहुंचा ही था कि 1 दौड़ के पूरा एक चक्कर काट के वहां पहुंच गया। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से ये दोनों फिर से टेक्निकली सेम फेज में नजर आएंगे, टेक्निकली सेम फेज में नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअली आप देखो ये पूरा 360 डिग्री एंगल ज्यादा चला हुआ है। मान लो कि 2 यहां से चल के यहां तक आया और 120 डिग्री चला, तब तक ये पूरा 360 प्लस 120, तो यानी ये चला 120 और ये 360 प्लस 120, यानी दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 360 का। तो मैं यही बोल रहा हूं कि इनिशियली दोनों का फेज सेम है, लेकिन एक समय के बाद इनका फेज सेम देखने में लगेगा, लेकिन उस समय वो उससे 2 पाई एंगल फेज में आगे होगा। कौन? जिसका फेज यानी ओमेगा ज्यादा है। तो देखो फिर से वापस, जैसा कि ओमेगा 1 बड़ा है ओमेगा 2 से, तो किसी टाइम t पे ओमेगा 1 t बड़ा होगा ओमेगा 2 इंटू टी से। इनिशियली दोनों का फेज भले सेम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इनके बीच का फेज गैप बढ़ेगा। ये एग्जांपल, ये डायग्राम आपको बनाने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, मान लेते हैं सपोज एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे जो फेज φ1 है वो हो गया ओमेगा 1 इंटू टी, और φ2 जो होगा बच्चों वो होगा ओमेगा 2 इंटू टी, और φ1 माइनस φ2 का जो डिफरेंस हो जाना चाहिए वो कितना होना चाहिए 2 पाई। मतलब कि जो पहला ऑसिलेटरी बॉडी है वो उससे 2 पाई का फेज आगे चल रहा है। क्लियर है? तो φ1 माइनस φ2 इक्वल्स टू 2 पाई, तो यहां लिख दोगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, और ये हो जाएगा ओमेगा 2 इंटू टी इक्वल्स टू 2 पाई। क्लियर? तो यहां से t इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये वो टाइम आया जब दोनों एक बार फिर से सेम फेज में आ जाएंगे। क्लियर? लेकिन अपने को क्या पूछ क्या रहा है? अपने को ये पूछा जा रहा है कि जब वो फिर से सेम फेज में आएंगे, ठीक है, तब तक छोटा वाला जो शॉर्टर लेंथ जो है वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो बच्चों ऑसिलेशन क्या होता है? मतलब एक कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल जो है कोई भी सिंपल पेंडुलम एक पूरे टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है, तो इतना टाइम में वो कितना करेगा। तो एक काम करते हैं, फॉर शॉर्टर पेंडुलम, है ना, छोटे वाले पेंडुलम की बात चल रही है, तो छोटे वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा 1, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा 1। ठीक है, बाद में ओमेगा 1 की वैल्यू रखेंगे। यानी छोटा वाला t1 टाइम में, यानी टाइम पीरियड जो है उसमें एक साइकिल यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो इतने टाइम में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। और ये कौन सा टाइम है बच्चों? ये वो टाइम है जब ये दोनों फिर से सेम फेज में आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, तो हम लोग यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, t1 टाइम में एक ऑसिलेशन, इसलिए 1 टाइम में 1 अपॉन t1, इसलिए t टाइम में तो हो जाएगा t अपॉन t1। इतना नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed by शॉर्टर पेंडुलम। अब देखो, कल को इस क्वेश्चन में तो ये पूछा हुआ था कि जब तक कि वो दोनों सेम फेज में आएंगे तो छोटा वाला कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, छोटा लेंथ वाला। कल को ये भी पूछ सकता है एग्जाम में बड़ा लेंथ वाला, तो उसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये टाइम तो वो टाइम आ ही गया है जब दोनों का फेज क्या है, सेम है। तो अब यहां पे जैसे हमने लिखा T1, कैपिटल T1, तो अब हम लोग चूंकि बड़े वाले की बात कर रहे हैं तो बड़ा वाला एक ऑसिलेशन T2 टाइम में कवर करेगा, तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे कि T2 टाइम में वो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, इसलिए 1 में 1 बाई T2, इसलिए इतना टाइम में, तो यहाँ T अपॉन T2 हो जाएगा। तो आप देख लेना क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है। फिलहाल हमको छोटा वाला पूछ रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, T का वैल्यू यहां से पुट करेंगे और T1 का वैल्यू भी पुट करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो इसको पहले जल्दी से राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो,
तो अब यहां पे देखो क्या लिखेंगे। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय शॉर्टर पेंडुलम। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका T/T1, और T की जगह रखोगे 2π/ω1 माइनस ω2, और T1 की जगह बच्चों रखोगे, T1 की जगह क्या रखोगे, तो T1 की जगह रखोगे 2π/ω1। अब यहाँ पे 2π कैंसिल, ω1 चला गया ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ये आ गया आपका यहाँ पे ω1/ω1 माइनस ω2। ω1 की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ω1 को लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा की वैल्यू कैसे लिख रहे थे हम लोग, तो ओमेगा की वैल्यू जो लिख रहे थे कुछ देर पहले ही हम लोग याद करो, G/L1 है ना, ω1 हो जाएगा G/L1, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट G/L2 सॉरी L1 माइनस अंडर रूट G/L2। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल कर सकते हो, ऑफ कोर्स कैंसिल कर सकते हैं, इसको मैं ऊपर कर दूं, ये तो पहले आपने लिख रखा है, तो देखो यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट जी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा क्या, ऊपर में आ जाएगा बच्चों 1/√L1, और नीचे में एलसीएम ले लो, तो √L2 माइनस √L1 डिवाइडेड बाई √L1 इंटू √L2। क्लियर, एक फॉर्मूला मैं बना दे रहा हूं ताकि आप डायरेक्ट एग्जाम में इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। तो √L1 कैंसिल हो गया, तो √L2 ऊपर चला गया, तो आपका आंसर आया √L2 माइनस √L1। अब देखो रख दो यहाँ पे वैल्यूज़ को, तो √L2 कितना है, तो √L2 है 20 है ना, तो लिख देंगे 20, फिर नीचे में ये लिख देंगे √20 माइनस √5, तो इसको लिख देंगे बच्चों, √20 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, दिस इज 5 इंटू 4, तो 4 तो बाहर, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा, तो ये 2√5 आ गया, नीचे में ये 2√5, और ये तो √5 है ही, तो यहाँ से √5 कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर आएगा निकल के √5 कैंसिल, तो 2/2 माइनस 1, दिस इज 1 सॉरी 2। तो छोटा वाला जब तक बड़ा वाला बच्चों फिर से दोनों फेज में जब आएगा, तो इसका मतलब छोटा वाला 2 साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है ना। कल को अगर बड़ा वाला पूछता तो जहां T1 लिखे हुए हो यहाँ पे T2 लिख देते, ठीक है, तो वहां से आपको उसका भी आंसर आ जाता, तो T2 लिखते तो आप वहां से कैलकुलेट कर लेते। इसको फटाफट राइट डाउन कर लो। चलो लिख लिया आपने। अब इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है ना, इस फॉर्मूला को ही बस याद रखना है, तो यहां से आपका आ जाएगा। ये फॉर्मूला ही आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम में फटाफट रखने के लिए। ऐसा क्वेश्चन देखो, ये फॉर्मूला पुट कर दो, लेकिन याद रहे ये छोटे वाले पेंडुलम की बात की जा रही है, तो बड़े वाले का लेंथ अपन बड़े वाले माइनस, और अगर बड़े वाले पेंडुलम की बात की जाती तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे L1 रख देना, समझ गए ना, यहाँ पे आप क्या रख दोगे L1, ओके, और फिर नीचे में आपका जो है वो आपका वो तो खैर L2 माइनस L1 ही रहेगा, तो उस केस में 1 आ जाएगा। तो बस इतना ही अंतर है कि अगर बड़े वाले की बात की जाती तो यहाँ T, ये तो देखो T तो वही रखोगे, लेकिन T1 की जगह वहाँ T2 रखाएगा और ये ω2 हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा ω2। तो ω2 रहने से क्या होगा, यहाँ पे ये L2 होगा, और इस केस में ये L2 कैंसिल होगा, तो L1 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाला तो डिनोमिनेटर वही रहेगा, बस यहाँ L2 की जगह L1 कर देना। तो याद रखना, अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लो। छोटा वाला पूछेगा तो बड़े वाले का लेंथ लेना है, बड़ा वाले का पूछता तो छोटे वाले का लेंथ लेना है, और ये सेम एज इट इज रहेगा। क्लियर है, तो चलो ये दिमाग में सेट रखना। तो ये आंसर हो गया आपका 1। चलो अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को इंक्रीज किया गया 2% से,
तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये जब हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे थे उसी समय मैंने परसेंटेज चेंज में आपको ये चीज़ बता रखी है, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, क्योंकि 5% से कम है। तो इसमें आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि जिस पैरामीटर को आप चेंज कर रहे हो उसके पावर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/G, यही होता है ना, 2π√L/G। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेंथ को 2% से बढ़ा रहे हो, और लेंथ का पावर इसी को हम लिख सकते हैं 2π L का पावर हाफ अपॉन G का पावर हाफ। तो लेंथ में अगर 2% का इंक्रीमेंट कर रहे हो तो मैंने कहा था पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2% से अगर बढ़ा रहे हो तो 2 × हाफ, तो ऑटोमेटिकली टाइम जो होगा, टाइम पीरियड, वो आपका 1% से इंक्रीज करेगा। तो आंसर हो गया ए। ये आपको मैंने मैथमेटिकल टूल में बता रखा है परसेंटेज चेंज में, कि अगर किसी क्वांटिटी में चेंज करते हो और लेस देन 5% की बात चल रही हो तो उस क्वांटिटी के पावर को आप मल्टीप्लाई कर दो सीधा, उसमें कितने परसेंट का चेंज किया गया है। तो वहां से आप बिल्कुल सही आंसर कर सकते हो, दैट इज 1%। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको राइट डाउन कर लो। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों यहां पे लिखा हुआ है कि ए पार्टिकल एसएचएम कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट गिवन बाय, तो फोर्स कैसे लगना चाहिए। तो बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जो हम लोग का क्राइटेरिया था वो था कि बॉडी के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, और रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ठीक अपोजिट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि हमने आपको कहा था कि फोर्स जो होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक्स के, और अगर वेक्टर के हिसाब से लिखें तो आगे माइनस साइन ये दिखाएगा कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कॉस का फंक्शन है, नॉट ट्रू, क्योंकि कोसाइन फंक्शन में नहीं आएगा, वो तो हम लोग जब पोजीशन निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, तब वो साइन के फंक्शन में आएगा। लेकिन अगर फोर्स की बात करें बच्चों, तो फोर्स की बात करेंगे तो वो इस फंक्शन में नहीं आना चाहिए। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज नॉट ट्रू, ये भी सही नहीं है। ये आपका देखो a(kx) और यहाँ -a(kx) है, ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सही है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि x का पावर क्या है 1, a और k यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ भी a k कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में माइनस दिया है, तो ऐसे केस में आप ये समझो कि एग्जामिनर चाहता है कि आप डायरेक्शन के हिसाब से भी आंसर करो, और डायरेक्शन के हिसाब से अगर आंसर करोगे तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे अपोजिट। तो आंसर हो गया आपका डी। तो डी इज द राइट आंसर। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, चलो 13 के बाद अब बात करते हैं हम लोग, 13 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जा देखें 14 को कैसे सॉल्व करेंगे। 14 में लिखा हुआ है टू बॉडीज M and N of equal masses are suspended from two separate massless spring of spring constant K1 and K2 respectively. If the two body oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, the ratio of amplitude of vibration of capital M to N is। बच्चों देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो बॉडी है, दोनों का मास जो है वो सेम है। देखो मास है सेम, और दोनों दो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 के थ्रू कनेक्टेड है, एंड दे आर परफॉर्मिंग SHM। उसके बाद क्या कर रहा है कि वो दोनों इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं कि उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो क्या है सेम, मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है। और याद करो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Vmax इक्वल्स टू होता है A × ओमेगा। तो थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, फिर तो देखो एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ओमेगा इस केस में क्या होगा बच्चों, तो ओमेगा हमने वर्टिकल ऑसिलेशन वाले में भी प्रूव कर रखा है कि ओमेगा होगा K/M, है ना। तो सारा कुछ आप ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। तो फिर पूछ रहा है कि दोनों की जो वेलोसिटी है उसका दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, तो आपको ना एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है। तो बहुत बच्चों ये बहुत आसान है, इसको देखो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में करना है Vmax 1 पार्टिकल 1 इक्वल्स टू Vmax पार्टिकल 2 का, और यहाँ पे लिखोगे A, है ना, इसका एम्पलीट्यूड A और इंटू ओमेगा 1, इसका लिखेंगे A2 इंटू ओमेगा 2। अब देखो A1 अपॉन A2, ठीक है,
इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। और जहाँ तक ओमेगा की बात है तो ओमेगा मैंने बता रखा है क्या होता है ओमेगा, के अपॉन एम, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे k1 अपॉन एम। और इसके लिए पहले क्या है, ओमेगा 2 है ना, सॉरी ओमेगा 2 है तो यहाँ लिखोगे k2 अपॉन एम, और इसके लिए लिखोगे k1 अपॉन एम। तो एम तो कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल एम रखो। एम क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास क्या है, सेम। तो ऑटोमेटिकली अंडर रूट k2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट k1। तो यहाँ से a1 और a2 का रेशियो जो है अंडर रूट k2 अपॉन अंडर रूट k1 के बराबर आएगा। तो अंडर रूट k2 अपॉन अंडर रूट k1, तो ठीक है। तो देन रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ m इज टू n, पहले m दिया हुआ है और m का k1 है और n का k2 है, तो m अपॉन n मतलब a1 अपॉन a2। तो ऑटोमेटिकली देखो अपना निकल के आ गया है अंडर रूट k2 बाई k1। देखो ये सब ना कंफ्यूजन होता है, आप जल्दीबाजी में ये मत मार देना, ठीक है ना। आप ये ध्यान से देखो कि रेशियो किसके और किसके पूछ रहा है, m अपॉन n। तो m जो है आपका उसके लिए k1 है और n के लिए k2 है, तो इसलिए हम लोग m अपॉन n। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमने a1 और a2 को इधर लाया तो ऊपर ओमेगा 2 है, नीचे ओमेगा 1 है, और ओमेगा 2 के लिए लिखेंगे k2 बाई एम, यहाँ लिखेंगे k2 बाई एम, मास दोनों का सेम है, तो k2 अपॉन k1 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सॉल्व कर लोगे। अब बच्चों बात करते हैं, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x माइनस ए और प्लस ए के बीच में। एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है माइनस ए से प्लस ए के बीच में, ठीक है। तो कह रहा है कि द टाइम टेकन फॉर इट टू गो फ्रॉम 0 to a/2 is t1 and to go from a/2 to a is t2। तो कहता है कि वो 0 से a/2 तक जाने में, बच्चों कहां से कहां, 0 से a/2 तक जाने में t1 समय ले रहा है और a/2 से जाने में t2 ले रहा है। तो कहता है इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करो। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं, ये और भी तरीके से एग्जाम में आता है, ठीक है ना, जेईई एडवांस में ये आया हुआ है। तो अभी देखो मैं इसको डिस्कस करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात कि आप यहां पे देखो, आप यहां पे देखो कि ये मान लो कि आपका स्प्रिंग है, ठीक है, और ये मीन पोजीशन पे है और ये ऑसिलेट कर रहा है आपका, यहां से ये मीन पोजीशन है, ये 0 है, ये माइनस ए है बच्चों, और ये है प्लस ए। और क्या कर रहा है बच्चों कि ये अगर मान लो 0 से प्लस ए तक जाता है तो उस बीच में रास्ते में अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो कह रहा है यहां पे कि ए से बी तक जाने में, और ये बी कौन सा पॉइंट है जिसकी दूरी a/2 है, प्लस a/2, ए से बी तक जाने में जो समय लिया इसने t1, और बी से सी तक जाने में जो समय ले रहा है वो है t2। जरा ध्यान से देखो क्या लिख रहा है कि 0 से a/2 तक जाने में t1 और a/2 से a तक जाने में t2, ठीक है ना। यहां से यहां तक जाने में t1 और यहां से यहां तक जाने में t2। तो t1 और t2 में कौन बड़ा है, और हमें एक काम करना है, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल लेना है कि t1 कितना होगा और t2 कितना होगा, ताकि आगे भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये पार्टिकल मीन पोजीशन से चलना शुरू किया। तो आपको थ्योरी में मैंने बताया था कि अगर कोई मीन पोजीशन से चलता है तो उसके लिए इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, है ना। अब प्लस 0, क्योंकि अगर तुम मीन पे हो और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो तो फेज कांस्टेंट हमने कहा था आपको 0 लेने के लिए। तो ठीक है, चलो देखते हैं। पहले यहां से यहां तक जाने का, तो यहां पे आने का मतलब है x इक्वल्स टू a/2 रख दो, तो a/2 इक्वल्स टू a इंटू साइन, ठीक है ना, और ये हो गया ओमेगा इंटू t1। ओके, लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां से a/2 कैंसिल हो गया, ये 1/2 हो गया, दिस इज साइन, और ओमेगा के जगह तुम लिख सकते हो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड,
है ना। जैसे टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/ओमेगा होता है, तो ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2π अपॉन टाइम पीरियड इंटू यहाँ से यहाँ तक जाने में लगने वाला समय t1। 1/2 क्या होगा, तो 1/2 यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को साइन π/6 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन π/6 इक्वल्स टू साइन, ठीक है, 2π/t0 इंटू t1। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ से साइन को कैंसिल कर देना है, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपका π/6 इक्वल्स टू 2π अपॉन t0 इंटू t1। अब यहाँ से आप क्या कैंसिल कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है, और t1 की जो वैल्यू निकल के आ गई, t1 की जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई t अपॉन, ठीक है, t1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी t0 अपॉन 12। देखो t1 की वैल्यू जो निकल के आ गई t0 अपॉन 12, यानी यहां से यहां तक जाने में टाइम पीरियड का 1/12 हिस्सा लगेगा। कहोगे t2 कैसे निकालेंगे, तो भाई t2 निकालना बहुत आसान काम है। आपको जब मैंने पढ़ाया था थ्योरी में तो बताया था कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाना, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आना, फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाना, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे आना। टोटल 4 हिस्सा में बांट सकते हो, जाना आना जाना आना, और टोटल टाइम होता है टाइम पीरियड जो को t0 है। तो बच्चों मीन से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम पीरियड का कितना टाइम लगेगा, 1/4, यानी कि आप ये मान के चलो कि A से C तक जाने में, A से C तक जाने में जो टाइम लगेगा, A से C तक जाने में जो टाइम लगेगा बच्चों वो होगा t0/4, ठीक है, और A से B तक जाने में जो समय लग रहा है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है t0/12। तो ऑटोमेटिकली B से C तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो B से C तक जाने में कितना टाइम लगेगा तो तुम बहुत आराम से निकाल सकते हो, t2 इक्वल्स टू t0/4 अपॉन t0/12, है ना। जहां t0 क्या है बच्चों, तो t0 है आपका टाइम पीरियड। तो t2 इक्वल्स टू, अगर इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 48 और 12, यस, ये आ जाएगा t2 लिखेंगे ना। सो t2 जो आएगा बच्चों यहाँ पे t2 इक्वल्स टू t0/6। तो देखो क्या दिमाग लगाया हमने, पहले t1 तो निकाल लिया, और t2 के लिए हमने क्या किया, इस पूरे टाइम में से t1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि ये 0 से a/2 तक जाने में t1 समय ले रहा है जो t0/12 है, और b से c तक जाने में यानी a/2 से a तक जाने में ठीक उसका डबल टाइम ले रहा है, क्योंकि ये t0/12 है, ये t0/6 है। तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि t2 बड़ा हो गया t1 से। तो जेईई एडवांस में क्या पूछा था, इन दोनों का रेशियो, t1 और t2 का रेशियो, तो देखो 2:1 है, इसका ठीक ये 2 गुना टाइम है। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, और इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखें कौन कौन सा होगा, एक तो t1 इज ग्रेटर देन t2, ओके, ये तो होगा ही हो, सॉरी t2 इज ग्रेटर ना, t2 इज ग्रेटर देन t1, तो t2 बड़ा हो गया, देखो t2 बड़ा है t1 से। और दूसरा जो t2 बड़ा है तो t2 कितना बड़ा है, तो t2 डबल है, लेकिन यहां पे क्या दे दिया, t1 डबल है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ए। तो इसको अच्छे से लिख लो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों बात करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें लिखा हुआ है सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल्स टू kt², ठीक है, और वेयर y इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट द टाइम पीरियड बिकम्स t2, ठीक है, देन द रेशियो, अब ये ध्यान रखना t1² ये जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझो। देखो क्या है कि एक पेंडुलम है, और पेंडुलम जिस पॉइंट से आपका हैंग कर रहा है वो पॉइंट खुद ही किधर जा रहा है, वर्टिकली अप। वो पॉइंट जो है वर्टिकली अप जा रहा है, और उसके लिए इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू kt², जहां k की वैल्यू क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो
कि जब ये ऊपर जा रहा है तो यानी कि वो पेंडुलम लिफ्ट में बंधा होगा, क्योंकि लिफ्ट जब ऊपर जा रही होगी तो उसका छत ऊपर जा रहा होगा, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। तो निश्चित तौर पे वो लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, जिसकी वजह से आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो अपने को पता है कि उस केस में क्या करना है। तो आप जाके थ्योरी में देखो, मैंने कहा था उस केस में अगर लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है तो टाइम पीरियड हो जाएगा √2πL/g+a। नीचे डाउन आ रही होती तो g-a। तो फॉर्मूला सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये y क्या कहोगे, y क्या दिया हुआ है, तो लिफ्ट y एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, तो ये लिफ्ट का जो है ये पोजीशन दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो लिफ्ट की वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, उसको यहाँ पुट करेंगे। तुम कहोगे ये लिफ्ट बीच में कैसे आ गया, भाई लिखा हुआ है ना कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है उसका डिस्प्लेसमेंट ये है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब जहां से लटकाया गया, तो कोई चीज जहां से लटकाया गया और वो मूव करने लगे, इसका मतलब ही है कि वो कोई साधारण कोई छत नहीं होगी, वो किसकी छत होगी, एलिवेटर की छत होगी जो ऊपर की ओर मूव कर रही होगी, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको तो आपने लिख लिया होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, तो आप देखो यहां पे सबसे पहले ये एलिवेटर ले लो, ठीक है। अब एलिवेटर में ये आपका पेंडुलम हो गया। पहले क्या कर रहा है, पहले आपका उसका टाइम पीरियड t1 है। मान लो कि ये एलिवेटर रेस्ट में, एलिवेटर जो है, एलिवेटर ये क्या है आपका रेस्ट में, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब एलिवेटर का एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो ऑटोमेटिकली जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2π√L/g। दिस इज t1। अब ये एलिवेटर जो है सेकंड केस में, ये एलिवेटर जो है यहां पे ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है, ठीक। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो दिया हुआ है y = kt²। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक काम करते हैं, y = kt², इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dt = 2kt। भाई पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक घटा लोगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस = 2kt। एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, dvy/dt, तो ये आ जाएगा आपका ay, तो डिफरेंशिएट होके आ जाएगा ये 2k। तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आ गया, 2k। अब k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप यहाँ पे k की जगह 1 रख दो, तो एक्सेलरेशन निकल के आ गया 2 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, एक्सेलरेशन निकल के कितना आ गया, 2 मीटर/सेकेंड²। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा t2 = हो जाएगा 2π√L/g/a, और g/a की जगह रखेंगे 2k, और k की जगह 1 है तो 2। तो देखो अब हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। इसको पहले लिख लो, फिर मैं आगे, या रुको मैं इसमें ही कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर हमने g का वैल्यू रख दिया तो 2π√L/10, और यहाँ पे अगर हमने g का वैल्यू रख दिया तो 2π√L/12। यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, ठीक है। अब क्या करना है, लेकिन ध्यान दो कि रेशियो जो निकालना है अपने को स्क्वायर करके निकालना है, ये आप याद रखेंगे, स्क्वायर करके रेशियो निकालना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 4π²L, 4π²L तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसमें बचेगा 1/10 और इसमें बचेगा 1/12। आ रही है बात समझ में, अंडर रूट कहाँ चला गया, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है, यहाँ 1, बाकी सब चीज़ कैंसिल हो जाएगा। तो 12 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये आ गया आपका 6/5। तो जो आंसर है अपना यहाँ पे देखो, आंसर जो है 6/5, बी इज द राइट आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, xt ग्राफ दिया हुआ है, xt कर्व दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना है। xt कर्व दिया हुआ है और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से, क्लियर है। ये एक पार्टिकल है जो कि SHM कर रहा है, उसके लिए xt कर्व दिया गया है,
क्लियर हो गया बात। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है कि आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है पार्टिकल का, वो भी कब, तो t इक्वल टू 4/3 सेकेंड पे। पहले तो इस ग्राफ के हिसाब से आप इक्वेशन बनाओ, ये नया चीज सीखेंगे हम लोग, ग्राफ के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ग्राफ है 17 है ना, 17, तो जो आपका ग्राफ है, ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है, ओरिजिन से। तो ग्राफ बच्चों ओरिजिन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, यानी ये जो इक्वेशन फॉलो कर रहा होगा, ये फॉलो कर रहा होगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, है ना, यानी इस कर्व को फॉलो कर रहा होगा। या y की जगह x लिखा हुआ है तो लिख लो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और फेज कांस्टेंट हमने 0 ले लिया क्योंकि ग्राफ को देख के लग रहा है कि ये आपका ओरिजिन से शुरू हो रहा है। तो अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि सबसे पहले इक्वेशन अपना आ गया x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। अब जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये वेलोसिटी आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तब ये आएगा a ओमेगा स्क्वायर और आगे आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ये सारा कुछ हमने थ्योरी में पढ़ रखा है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। सबसे पहली बात, जो a है यानी a मतलब एम्पलीट्यूड, तो इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है आपका वो एम्पलीट्यूड है 1। देखो ऊपर +1 तक जा रहा है, नीचे -1 तक। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड है a, वहाँ पे लिख दोगे 1। अब ओमेगा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो बच्चों टाइम पीरियड इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा को इधर ले आओ, तो 2 पाई अपॉन टी, और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे होगा, तो टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो देखो ये यहाँ से चल के यहाँ पे आया, तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ। ये पूरा साइकिल जो कंप्लीट हुआ कितने देर में हुआ, 8 सेकेंड में। तो 8 सेकेंड इज द टाइम पीरियड। तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या करोगे, 4 पाई स्क्वायर है ना, तो 4 पाई स्क्वायर और नीचे में टाइम पीरियड इधर लिख दोगे 8 का स्क्वायर दैट इज 64। तो ये कैंसिल हुआ 16 है ना, तो पाई स्क्वायर बाई 16। तो ओमेगा स्क्वायर जो निकल के आ रहा है ये आ रहा है पाई स्क्वायर बाई 16, या यूं बोल लो ओमेगा जो आएगा वो पाई बाई 4 आएगा। अब आ जाओ सब यहाँ वैल्यूज पुट करो। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह रखोगे पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू साइन, ओमेगा की जगह रख दोगे पाई बाई 4, और टाइम दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 4/3 सेकेंड, तो यहाँ लिख दोगे 4/3 सेकेंड। तो बच्चों ये सॉल्व हो गए, कितना आ रहा है, माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, और ये 4 कैंसिल, साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 जो होगा साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2। तो देखो जेईई एडवांस कितना दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछता है बच्चों। ये आपका आ गया पाई स्क्वायर √3/32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट होके आया माइनस के साथ। तो देखो इस ग्राफ को देख के हमने इक्वेशन तक जो है इक्वेशन को लिख लिया, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से सब कुछ। तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है और इक्वेशन लिखना भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इक्वेशन ऐसा हमने क्यों लिखा, तो देखने से लग रहा है ओरिजिन से शुरू हो रहा है, इसलिए आपने लिखा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो जो आंसर है अपना यहाँ पे, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर ये रहा है ना, -√। तो साइन के साथ हम लोग आंसर करेंगे, तो आंसर जो है आपका D इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे D आपका आंसर हो गया इसका, जो कि दिया हुआ है। तो इसको लिख लो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का ही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये 2 स्प्रिंग्स दिए गए हैं, ठीक है ना, K1 और K2। ये 2 स्प्रिंग दिए गए हैं जिससे कि ये ब्लॉक बना हुआ है, और बीच में एक पॉइंट है P।
ये ब्लॉक जो है ये ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। ब्लॉक कितने एम्पलीट्यूड से? ए एम्पलीट्यूड से। तो पूछ रहा है कि पॉइंट पी कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा होगा। क्लियर है? यही अपने को पूछा गया है कि पॉइंट पी के ऑसिलेट करने की एम्पलीट्यूड बताओ। सबसे पहली बात कि ये दोनों स्प्रिंग जो है वो आपका किधर लगा हुआ है? सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या करते हैं। सबसे पहली बात देखो, इसमें एक दिमाग लगाएंगे हम लोग और सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये आपका स्प्रिंग दिया हुआ है, ठीक, ये पॉइंट पी है, ये दूसरी स्प्रिंग हो गई और यहां पे ये ब्लॉक हो गया। तो दोस्तों अभी क्या है कि ये आपका यहां पे रेस्ट में, ठीक है, ये पॉइंट पी हो गया, ये K1 हुआ, ये K2। अगर इसे खींचोगे तो क्या केवल ये खिंचाएगा या दोनों में एक्सटेंशन आएगा? तो स्वाभाविक सी बात है दोनों में एक्सटेंशन आएगा। इसमें अगर एक्सटेंशन x1 आएगा, इसमें x2 आएगा, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू x। इसी तरीके से जिस समय ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा, तो जिस समय अगर इसके लिए, जैसे अब देखो, मान लो इसको हमने बहुत खींच दिया, इतना लंबा नहीं खींचना है, थोड़ा सा छोटा। मान लो इसका यहां P आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, तो सीधी सी बात है कि अगर इस ब्लॉक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिस समय A हो रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका A1 एक्सटेंशन हो रहा होगा और इसका A2, और A1 प्लस A2 मस्ट बी इक्वल्स टू A। ये बात तो आप दिमाग में सेट रखो। क्लियर है? तो जो पॉइंट P है वो इस स्प्रिंग के आगे लगा हुआ है और जो ब्लॉक है वो इसके, तो इसके लिए जो एम्पलीट्यूड होगा वो इसके एक्सटेंशन पे डिपेंड करेगा और इसका एम्पलीट्यूड में दोनों एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है आपको निकालना है A1 और गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको A, मतलब नेट एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। अब एक बात सोचो कि हमने आपको कहा था कि जब भी स्प्रिंग, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़ रहे थे कि जब कोई स्प्रिंग एक्सटेंड होती है तो अपने दोनों एंड्स पे इक्वल फोर्स लगाती है। तो मतलब कि अगर ये एक्सटेंड हुई तो इसको ये खींच रहा होगा K1, ये इसको खींच रहा होगा और ये इसको खींच रहा होगा। तो ये जो है ये वाली स्प्रिंग, ये इसको अपनी ओर खींच रहा होगा K1 इंटू A1 से। कहोगे ये कैसे? तो इसमें A1 एक्सटेंशन आया तो ये K1 इंटू A1 से ही तो खींच रहा होगा, और इसमें A2 एक्सटेंशन आया, हालांकि ब्लॉक दोनों के एक्सटेंशन का सम में जाएगा, लेकिन इसमें एक्सटेंशन तो A2 आया है, ये उसको खींच रहा होगा K2 इंटू A2 से। बात समझे? जैसे अगर इसमें एक्सटेंशन हुई तो बगल वाले स्प्रिंग को खींचेगा, इसमें एक्सटेंशन हुई तो ये इसको खींचेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि जितना से ये फोर्स लगाएगा उतना ही से ये इस पे लगाएगा। तो ये हम समझ रहे हैं कि K2 A2 इक्वल्स टू K1 A1। सो A2 इक्वल्स टू K1 A1 अपॉन K1 A1 अपॉन A2, K2, ये आपका आ गया K2, ये आपका A2 की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है ना। तो A2 की जगह तो यहाँ पुट कर दो। सो ये इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम 1 तो A1 की जगह A1 रहने दो, A2 की जगह K1 A1 अपॉन K2 इज इक्वल टू A। अब यहाँ पे A1 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा K2 प्लस K1 अपॉन K2, है ना। A1 कॉमन ले लिया आपने, इक्वल्स टू A, तो हैंस A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो K2A डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। दिस इज द आंसर। मतलब कि जो आपका
एम्पलीट्यूड होगा वो होगा k2a अपॉन k1 प्लस k2, और ये a1 किसका होगा, ये पॉइंट P का, क्योंकि पॉइंट P तो इस स्प्रिंग के जस्ट बाद है, तो ये जितना लंबा होगा उतना ही दूर ये जाएगा और फिर वापस आएगा, दूर जाएगा वापस। इसमें दोनों, इसमें चूंकि इसके आगे जाने से ये पूरा स्प्रिंग भी गया, प्लस ये देखो, ये अगर a1 एक्सटेंड हुआ तो ऑटोमेटिकली ये पूरा स्प्रिंग a1 गया, अब प्लस ये स्प्रिंग भी a2 एक्सटेंड हुआ तो ये टोटल गया a1 प्लस a2, लेकिन पॉइंट P तो सिर्फ क्या गया, a1 ही गया। तो इसको राइट डाउन कर लो, इसका आंसर हो गया आपका ये है ना D, यही है ना, k2 कितना है अपना, k2a अपॉन k1 प्लस k2। तो चलो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये आपका जेईई मेन में पूछा हुआ है। इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन सबको क्रमशः एक्स, वी और ए से रिस्पेक्टिवली इनको डिनोट किया जा रहा है। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी है और ए क्या है, एक्सेलरेशन। फिर कह रहा है कि टी जो है वो टाइम पीरियड है। तो कहता है कि इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, मतलब जिसके इक्वेशन में टाइम नहीं आएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 19 में। आप जैसे देखो, पहले तो देखो x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है a साइन ओमेगा टी, ओके। आपका v इक्वल्स टू होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, a इक्वल्स टू होता है a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और आगे माइनस लगा दो, और टाइम पीरियड तो फिक्स होता है, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसी के आधार पे आपको सब देखना है। तो देखो at अपॉन x, तो a इंटू टी, तो a को t से मल्टीप्लाई करो, a इंटू टी अपॉन x। तो a की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाई x की जगह लिखोगे a साइन ओमेगा टी। अब देखो आपको आंसर मिल गया। यहां पे देखो साइन ओमेगा टी कैंसिल, a से a कैंसिल, तो अल्टीमेटली माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, और माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये t होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, तो माइनस ओमेगा इंटू 2 पाई। अब ये दोनों चीज ओमेगा और 2 पाई क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने की वजह से दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम। ये टाइम से क्या होगा बच्चों, इंडिपेंडेंट। क्लियर है। तो बाकी चॉइसेस को चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, और आप करेंगे भी तो वहां पे जैसे देखो यहाँ पे ऊपर में एक्सेलरेशन है तो ऊपर में साइन ओमेगा टी रहेगा, और अपॉन नीचे में वेलोसिटी है तो कॉस ओमेगा टी, ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये टेन ओमेगा टी आ जाएगा, मतलब ये टाइम का फंक्शन होगा। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को ऐड किया गया है तो एडिशन में भी टाइम तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखो इसको स्क्वायर किया गया तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसमें वो स्मॉल टी यानी टाइम का फंक्शन कैंसिल हो जाए वही टाइम से इंडिपेंडेंट होगा, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें पहला ही चॉइस में हो रहा है, यानी ये जो है ये x है, ठीक है, a इंटू टी अपॉन एक्स में, और अपने को पूछ ही रहा है ना कि कौन सा टाइम पे चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अटैच टू द स्प्रिंग एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 कॉस पाई टी, ये x का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो द टाइम विच इज द मैक्सिमम स्पीड फॉर स्ट्रकल, तो पूछता है किस समय आपकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो एक काम करते हैं, पता करते हैं। पहले ये देखो ये a का रोल प्ले कर रहा है, ये आगे में जो तुम्हें कॉफिशिएंट दिख रहा है ये दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ एम्पलीट्यूड, और t का जो कॉफिशिएंट है ये प्ले कर रहा है ओमेगा का। क्लियर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2
और ये ओमेगा आगे आ जाएगा, ओमेगा मतलब पाई आगे आ जाएगा, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन पाई टी। तो कहता है कि वेलोसिटी पहली बार मैक्सिमम कब होगी, है ना। तो t इक्वल टू 0 रखने पे तो वेलोसिटी जो है ये t इक्वल टू 0 रखने पे तो साइन आपका हो जाएगा 0, और t इक्वल टू 0 रखने पे साइन 0 हो जाएगा ना, तो वेलोसिटी 0 होगी। वो पूछ रहा है वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो वेलोसिटी मैक्सिमम तभी होगी जब साइन पाई टी का वैल्यू जो होगा पाई बाई 2 के बराबर होगा। पाई टी का वैल्यू यानी साइन मैक्सिमम होगा, है ना। तो साइन जब मैक्सिमम होगा, साइन मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पे, तो उस केस में 1 आएगा, तो वेलोसिटी -2 इंटू 10 का पावर -2, माइनस साइन से आप मान लो उसका डायरेक्शन है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग सीधी सी बात है, तो t का जो वैल्यू आना चाहिए यानी ओमेगा पाई टी, है ना। यहाँ पे क्या है आपका पाई टी, तो पाई टी इंटू पाई इंटू टी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पाई बाई 2। तो पाई पाई कैंसिल, तो टाइम इक्वल्स टू 1/2, तो 0.5 सेकेंड। समझ में आई बात कैसे, सीधी सी बात देखो ना, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। वेलोसिटी मैक्सिमम तभी होगी जब साइन का वैल्यू 1 आएगा। साइन का वैल्यू 1 कब आएगा, जब साइन का एंगल 90 होगा। साइन का एंगल 90 कैसे होगा, तो जब t का वैल्यू 1/2 होगा। 1/2 करोगे तो पाई/2 हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये 0.5 आंसर हुआ बी। तो अगर किसी को लिखना है तो लिख लो इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लिख लिया आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अब बात करते हैं 21 की। 21 पे देखो, ये 2 पार्टिकल है और 2 पार्टिकल अलग अलग इक्वेशन के साथ एसएचएम कर रहा है। एक जो है उसका इक्वेशन, ठीक है, फिर पूछ रहा है दोनों के वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। तो चलो पहले इक्वेशंस को लिखते हैं। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है y1, उसका पोजीशन है 0.1 इंटू साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो इसका वेलोसिटी की इक्वेशन के लिए इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0.1 साइन का हो जाएगा कॉस, एंड दिस इज 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। पार्टिकल नंबर 2 का जो इक्वेशन है बच्चों, y2 इक्वल्स टू 0.1 इंटू कॉस पाई टी। आप देखो यही आपका इक्वेशन है 0.1 इंटू कॉस पाई टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर करोगे तो आपको v2 मिल जाएगा, दैट इज dy2/dt। तो ये आपको मिल जाएगा -0.1 साइन पाई टी। लेकिन आपको पता है फेज डिफरेंस में एक लाने के लिए पहले दोनों को सेम फॉर्म में, आइदर दोनों को कॉस में या आइदर दोनों को साइन में कन्वर्ट करना होता है। तो v2 इक्वल्स टू हो जाएगा, अब इसको चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 0.1 और साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा प्लस 90, है ना। कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है, इसको पाई/2 कर दो, ये पाई/2 हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है बच्चों, वो होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो 90 के लिए पाई/2 लिख दिया हमने, ये माइनस हटा दिया। अब आप दोनों को कंपेयर करो, तो t इक्वल टू 0 पे ये फैक्टर तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका फेज कांस्टेंट है पाई/3, इसका है पाई/2। अब कहता है फेज डिफरेंस निकालो 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 1 का फेज 2 के रिस्पेक्ट में। तो सीधी सी बात है, जो फेज डिफरेंस है 1 में से 2 घटाना है, तो फेज डिफरेंस जो हो जाएगा यानी φ1 माइनस φ2, तो पाई/3 माइनस पाई/2। समझ में आया ना ये पाई/2 कैसे आया। साइन को कॉस में कन्वर्ट करोगे, कॉस 90 प्लस थीटा ही माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा -π/6। तो आपका जो आंसर आ जाएगा -π/6, दैट इज बी। तो इसको राइट डाउन कर लो, कर लिया आपने। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है क्वेश्चन नंबर 22।
22 में कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो सीधी सी बात है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। हमने देखा है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट, है ना, एक्स। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, आई थिंक कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हमने क्वेश्चन शायद सॉल्व कर लिया है। ये हमारा शायद क्वेश्चन नंबर ये था, है ना, यही रिपीट किया हुआ है 3 नंबर, और ये 23 जो है वो रिपीटेड है। तो इस तरीके से ये डीपीपी खत्म हुआ बच्चों, ठीक है, ओके।